हैं सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर वापस आ गई हैं। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर की वापसी हो गई है। जब यहाँ देखा तो वो बाहर आई, तब हम लोग खुशी से कूद पड़े थे। इस उम्र में भी मैं मेरे बैठक पर से खड़ा होकर तालियां बजाने लग गया था। मुझे इतना आनंद हुआ था। कल तक आप लोग हमको मिलते थे, सबके साथ बात करते थे, पर ऐसा लगता था कि कुछ अंदर से कुछ चैन नहीं पड़ता था। और इसमें ऐसा लगता था कुछ खराब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बहुत कल परेशान था मैं। मंदिर में गया, यज्ञ करवाया, गांव में माता जी की आराधना सब लोगों ने करवाई। ये सब बातें आज भगवान ने सुनी और हमारी सुनी को वो वापस लाए। हमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। हमारे साथ मिलिंद राज जी वैज्ञानिक हैं, जुड़ गए हैं। मिलिंद जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी तक जो प्रोसीजर है अब उस पर बात होगी, क्योंकि अब तो सॉफ्ट लैंडिंग की हम बात कर रहे थे, वो तो हो गई और आपने भी कई बातें हमको बताई। अब आगे क्या कुछ किया जाएगा? मेडिकल परीक्षण होगा क्या? उनको पृथ्वी पर फिर से चलने को कहा जाएगा, या कैसे रूटीन शुरू होगा? क्योंकि अभी तक तो अंतरिक्ष में रही और पृथ्वी पर रहने का तौर तरीका, खाने पीने का तौर तरीका सब कुछ अलग होता है। जी बिल्कुल। तो अब पहले आज से 45 दिन तक तो एक तरह का इनको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, या कुछ सिंपल भाषा में बोला जाए तो जैसे क्रिटिकल केयर यूनिट नहीं होती, जैसे आईसीयू होता है, उस टाइप के क्रिटिकल केयर और ऑब्जर्वेशन में इनको रखा जाएगा, दोनों एस्ट्रोनॉट्स को। और हालांकि आपको पता होगा कि जब ये लैंड कर गए थे उसके बाद नासा के जो टीम थी और जो डॉक्टर्स भी आए थे, उन्होंने उनको वेरी अनहेल्दी डिक्लेयर किया था। जैसे उनको कैप्सूल से निकाला गया था, पहली चीज जो डॉक्टर्स का कमेंट आया था ये था कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की सेहत बेहद खराब हो चुकी है, वेरी अनहेल्दी। तो ये शायद विजुअल्स में हम लोग नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि जब वो आईएसएस से वीडियोस तो थोड़े बहुत हम लोग देखते थे, बट अंदर ही अंदर चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, मेंटल इम्पैक्ट होता है, या फिजिकल हो, वो दोनों तरह से डिटोरेट काफी बुरी तरह कर चुके हैं दोनों एस्ट्रोनॉट्स। तो अब जब वो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, जब वो पानी की सतह पे टच किया, उसके बाद फिर स्पेस एक्स की एक रेस्क्यू टीम होती है, वो पहुंची, उन्होंने उनको सुरक्षित सबको बाहर निकाला। डॉक्टर ने एग्जामिन किया, वेरी अनहेल्दी डिक्लेयर करके सीधे 45 से 50 दिन का क्लोज ऑब्जर्वेशन को भेज दिया, क्योंकि वहां पे ना खाने का इंतजाम होता है ठीक से, सब पैकेज्ड ऑफ फ्रोजन फॉर्म ऑफ फूड में खाना उनका होता है। तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये एक अभी ये रिकवरी फेज में है और अभी इनको समय लगेगा ठीक ठाक। मान लगाया जा रहा है कि 8 से 10 महीने आराम से लग जाएंगे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में। आप सोचिए, ट्रैफिक जैम में कोई फंस जाता है, कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कुछ घंटों में, मिनटों में। ये 9 महीने से ज्यादा के समय, वो भी स्पेस में जहाँ माइक्रोग्रेविटी है, बॉडी फ्लूइड्स की दिक्कत हो जाती है। आपको पता होगा जैसे 75% जो वजन होता है ह्यूमन बॉडी का, वो पैरों पे होता है, 25% हाथों में होता है। तो जब माइक्रोग्रेविटी होती है तो ये पूरा सिस्टम बॉडी का डिस्टर्ब हो चुका होता है। बेबी फुट जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें पैर के जो तलवा होता है वो बहुत नाजुक हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, स्किन एकदम पतली हो जाती है। और कैंसर का बहुत बड़ा रिस्क है, जो कि कई सालों में भी डायग्नोस हो सकता है। ये नहीं कि अभी 10 महीने या 1 साल में हो गया, ये क्या पता आने वाले जब ये 5-6 साल बाद भी कैंसर का डेवलपमेंट डायग्नोस हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन से कैंसर होने के चांसेस बेहद हाई होते हैं। तो यही सब चीजें हैं, और अब वेट करना है, इंतजार करना है। अभी तो सब लोग एक चीज में इंटरेस्टेड है कि हम लोग सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को खुद उनका एक इंटरव्यू सुनना चाहते हैं कि उनका बिल्कुल। एक्सपीरियंस। ये देखिए, सूर्य प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सूर्य प्रकाश जी।
और जैसा कि कल आप कई बातें बता रहे थे और वो चीजें सटीक हुई। देखिए अब एक सवाल आपसे, क्योंकि आपने ये बात बताई थी कि स्पेस से आने के बाद हड्डियों में और शारीरिक बहुत सारी चेंजेस आते हैं, इतना कि डॉक्टर भी कितना भी तरक्की कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर समझ नहीं सकते। अब देखिए सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, सुनीता विलियम्स आ गई हैं, अब क्या कहेंगे? सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए सर। आपको पता है कि हमारे यहाँ चांद की रोशनी जो है, चांद की चांदनी जो है, वो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति की हेल्थ के लिए चांद की चांदनी बहुत जरूरी है। ये बात हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण में भी लिखी हुई है। अब चांद की चांदनी जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अवेलेबल नहीं है। 13 किस्म के बैक्टीरिया और फंगस और ऐसे जर्म्स मिले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिनकी स्पीशीज धरती पे मौजूद ही नहीं है। ऐसे फंगस हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे जर्म्स हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट हैं और साथ साथ उनकी म्यूटेशन हो रही है। यानी कि जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है, ये बीमारी का घर है। जैसे किसी को काल कोठरी में डाल देता था ना राजा किसी जमाने में, तो ये एक बहुत बड़ी काल कोठरी है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हेल्थ के एंगल से बहुत बड़ी लायबिलिटी है। हाँ, इतना फायदा जरूर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है सूर्यप्रकाश जी, मेरे साथ डॉक्टर श्रीमती केसन जी हैं और फाउंडर हैं, सीईओ हैं स्पेस किड्स इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। नमस्कार। मैम मेरा सवाल आपसे, सबसे पहले सुनीता विलियम्स की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है, जो सबसे बड़ा कंसर्न था, क्योंकि दुनिया भर के लोग कल्पना चावला के उस हादसे से बहुत डरे हुए थे और मन में एक कई तरीके के ख्याल आ रहे थे। कुछ लोग विज्ञान खूब भले से तरक्की कर गया है लेकिन हम भगवान पर विश्वास करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं और वो उन्होंने भगवान से भी प्रे किया, सुन ली गई है और सॉफ्ट लैंडिंग हुई। मैम प्रतिक्रिया? सॉफ्ट लैंडिंग तो हो गया। अभी तो ये क्यों हम इतना कंसंट्रेट करके फोकस कर रहे हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, क्योंकि हम क्यों चिंतित है बोले तो ये हम बोइंग को जब ऊपर जा रहे थे, वो बोइंग के माध्यम से ऊपर जा रहे थे, बोइंग के स्पेसशिप से। उसमें हीलियम का लीक्स हुआ था, सॉफ्टवेयर का अनोमली हुआ था, तो 5 बार कैंसिल होते होते वो फाइनली आईएसएस पहुंच गए। जब 8 दिन के बाद उनको अनडॉक करके नीचे आना था, तभी भी उन्होंने एक हीलियम लीक उन्होंने पहचाना, तो उन्होंने रिस्क लेने का ये नहीं था उनके मन में और नासा ने तुरंत रिफ्यूज कर दिया कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और हम एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ का रिस्क नहीं ले सकते। तो इसीलिए उन्होंने 2 लोगों को, सुनीता को और बुश को ऊपर छोड़ना पड़ा। और सितंबर में जब कार्गो जा रही थी स्पेसएक्स की, उसमें वापसी आने का प्लान किया जा रहा था, लेकिन कुछ कारण के वजह से वो पुश होके अभी फरवरी गया, फिर मार्च में आज वो स्प्लैश डाउन हो गए हैं। ये पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट का इतना भारी ट्रेनिंग होता है कि उनका 1 साल से भी ऊपर कई 4-5 एस्ट्रोनॉट रह चुके हैं। और सुनीता विलियम्स डेमो मिशन के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि बोइंग का स्पेसशिप जब बना रहा था तब इनका इनपुट ज्यादा था उनमें कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी, तो इनके इनपुट थे। तो ये कमर्शियल शिप में जा रहे थे और उनको एकदम मालूम था कि कुछ भी हो सकता है, 8 दिन 8 महीना हो सकता है करके उनके दिमाग में ऑलरेडी है और उनका ट्रेनिंग इतना मजबूत है कि ये असर नहीं पड़ने वाला है उनके ऊपर। ये मीडिया के और सब लोगों को, औरत 60 साल की और ये वापस आएगी नहीं आएगी, बहुत सारे थियरीज जो मिथ के हिसाब से फैल रहा था, लेकिन इनके दिमाग में आप जब देख रहे थे सुनीता विलियम्स बहुत खुशी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, सोशल मीडिया में अपने मैसेजेस डाल रहे थे, बहुत सारे
बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ऐसी बात कुछ भी नहीं था, किसी के मन में संकेत कुछ भी नहीं था कि वो वापस नहीं आने वाले हैं। वो भरपूर कॉन्फिडेंटली वो वापस आने वाले हैं और ये फिजिकल और मेंटल जो इनका चेंजेस होगा, लेकिन ये नहीं है कि इनको डिजीज आएगा, इनको कुछ हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। 500 मतलब 566 मेल एस्ट्रोनॉट्स गए हैं ऊपर आईएसएस और 65 फीमेल एस्ट्रोनॉट्स गए हैं आज तक। रेडिएशन होगा और मसल एट्रोफी होगा और शायद उनके आंखों में कुछ इश्यूज होगा, ये सब शायद की बात है। चलिए ठीक है, शायद की बात है। और देखिए हमारे साथ सीनियर वैज्ञानिक भी है, कई बातें उन्होंने बताया है सर ने और उनको समझते हैं। मिलिंद जी, मेरा सवाल आपसे, एक सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, फिर मैं सूर्य प्रकाश जी के पास जाऊंगा क्योंकि वो कई डिसीजेस के बारे में बता रहे थे। अब जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि अब परीक्षण होगा, एक बात ये बताइए कि अभी तो तुरंत उनको धरती पर चलने का मौका नहीं दिया जाएगा या बोला जाएगा पहले, या वो क्या कैसे रूटीन कैसे शुरुआत की जाएगी? जी, तो ये ट्रांजिशन होता है, ये एक लाइफ रूटीनल पैटर्न का एक ट्रांजिशन होता है, बिकॉज 9 महीने के ऊपर का जो समय था उनका माइक्रोग्रेविटी में, वो एक बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट था। आप कल्पना करिए, अगर इसे हम लोग सुबह टूथब्रश पकड़ते हैं और ब्रश करते हैं हर मॉर्निंग सुबह, तो वो वहां पे ब्रश करने का तरीका भी एकदम अलग था। वहां पे पानी की जो ड्रॉपलेट होती है वो हवा में उड़ती रहती है और उस पर ब्रश पड़ता है। आपने एक वीडियो भी देखा होगा सुनीता विलियम्स का, एक खुद ही उन्होंने बताया था, और किस तरह से पानी पीना एक चैलेंज होता है। तो और ये चीजें बॉडी पूरी तरह अडेप्ट कर चुकी है। अब यहाँ पे आके एस्ट्रोनॉट से जनरली, एक मैंने वीडियो भी देखा था नासा का था, तो एस्ट्रोनॉट्स कह रहे थे कि एक दिक्कत आती है कि उनके घर के सामान बहुत टूटने लगते हैं क्योंकि वो सब छोड़ देते हैं, उनको हैबिट होती है कि वो हवा में लटका रहेगा। ये एक चीज है जो अडेप्टेबिलिटी के साथ आएगी, ये बिहेवियरल चेंज जो अडॉप्ट हो जाता है स्पेस में रह के। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन जब ये होता है माइक्रोग्रेविटी से अर्थ की ग्रेविटी पे अडॉप्ट करना, तो साथ ही साथ इतनी ज्यादा वीकनेसेस के साथ आना, यानी कि एक इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज होता है उनका। जी बिल्कुल ठीक है मिलिंद जी, अब मैं छोटा छोटा प्रतिक्रिया लूंगा क्योंकि हमारे पास कम थोड़ा वक्त है। सूर्य प्रकाश जी, मेरा सवाल एक आपसे, जैसा कि अभी मिलिंद जी बता रहा है कि बिहेवियर में बहुत चेंज हो जाता है कि अब स्पेस में आप कुछ लिए हैं, पता चला कप लिए हैं, आपने छोड़ दिया, वो हवा में तैर रहा है और फिर आप वो घर पे इसे करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा इसके बाद। हाँ, वो जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो कमांड सिस्टम है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को देखते हैं, उसकी जो कमांड्स हैं और जो धरती पे कमांड्स हैं, एंटायरली डिफरेंट है। वहां पे जो ग्रेविटी की बात है, ये तो है ही है। दूसरी बात ये है कि धरती के ऊपर, धरती से इंफ्रारेड हीट रेडिएशंस निकल के आकाश को जाती हैं। इसको हम साइंस की भाषा में ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू कहते हैं। जैसे दिल्ली शहर के अंदर 1 स्क्वायर मीटर में 85 मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड इंफ्रारेड हीट रेडिएशंस निकल के आकाश को जा रही हैं, जो कि धरती को स्टेबलाइज करती हैं। ये जो स्टेबलाइज करने का प्रोसेस है, ये धरती पे ही अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये ग्लोबल हीट फ्लो वैल्यू, ये इंफ्रारेड हीट रेडिएशन, ये स्टेबलाइजेशन की फैसिलिटी नहीं है। इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर स्टेबलाइजेशन की एब्सेंस होने से वहां बीमारियों के बहुत सारे जर्म्स फैल जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रहना जो है, ये सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी है। 100 बीमारियों को इनवाइट करने का एक मेथड है। धरती जो एक प्रिविलेज्ड और प्रोटेक्टेड प्लेनेट है, जो ओजोन लेयर है वो धरती पे अवेलेबल है। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, वो ओजोन लेयर उनको फिल्टर करती है। ये ओजोन लेयर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट को अवेलेबल नहीं है। धरती के ऊपर नेचर ने हमें मैग्नेटोटेल्यूरिक, धरती के अंदर मैग्नेटिज्म है, धरती के अंदर हल्की हल्की बिजली है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये जितनी फैसिलिटीज धरती के ऊपर हैं, नेचर द्वारा दी गई, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एब्सेंट है। इसलिए वहां रहना एक हेल्थ हैजर्ड है। इट इज अ चैलेंज, इट इज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी।
केशव जी, एक मेरा सवाल आपसे, आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट्स, ये बात हो रही तो उसका एक बात मुझे एक दृश्य याद आ रहा है और उसको मैं कोरिलेट करके आपसे सवाल पूछूंगा। जब एक स्पेशल पेन दिखाया जाता है आमिर खान को, तो वो कहते हैं कि पेंसिल से क्यों नहीं लिख सकते, उसने कहा कि ये जीरो ग्रेविटी में जाके इसको लिखा जा सकता है। यानी एक स्पेशल एस्ट्रोनॉट के लिए एक कलम भी ऐसा होता है जो जीरो ग्रेविटी में चलता है। और फिर आमिर खान ने कहा कि भाई पेंसिल क्यों नहीं लेकर जाते, कहे पेंसिल टूट गई तो किसी की आंख में जा सकता है, किसी के नाक में जा सकता है, किसी के कान में वो चला क्योंकि वो हवा में तैरता रहेगा, ऐसा कुछ था। अब अभी तो वहां हवा में तैरने की चीजें की आदत रही है, अब पता चला यहाँ कप में आप कॉफी पी रहे हैं, चलो जी छोड़ दिया, गिर गया धड़ाम से, जो बिहेवियर ये चेंज होगा। और जैसा कि हमारे सीनियर वैज्ञानिक बता रहे हैं प्रकाश जी, और कई चीज और मिलिंद जी भी ने बताया, आप क्या सोचती हैं? मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अकेली वुमन हूँ जो जीरो ग्रेविटी फ्लाइट एक्सपीरियंस की हूँ मून वॉकर चार्ली डूक के साथ। चार एस्ट्रोनॉट्स अभी जो चांद पे चले थे वो जिंदा है, और एक के साथ हमने जीरो ग्रेविटी फ्लाइट एक्सपीरियंस किए हैं। वो उस फ्लाइट में आप ये जो कह रहे हो कलम का और पानी का, ये सब जब जीरो ग्रेविटी हम एक्सपीरियंस करते हैं तो एक बूंद का पानी हम डाल देते हैं, वो कैसे फ्लोट करता है, और एक पेन डाल देते हैं और एक नूडल पीस, ये जो नूडल्स आता है ना, जी, जी, तो जी। ये नूडल्स पीस, हाँ उसको फेंक के सब लोग खेल रहे थे कि इतना अच्छा वो तैर रहा था और बहुत ही मजा आ रहा था कि कैसे वो फ्लोट करता है। यस, ये जो इतने ये फ्लोटिंग एक्सपेरिमेंट्स जो है ये स्पेस में इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि स्पेस से हमको एग्रीकल्चर के लिए फायदा है, मेडिसिन अभी फायदा है, तो इसीलिए हमको अर्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें स्पेस ट्रैवल करना ही पड़ता है। तो हमें पता है कि थोड़ा तो मुश्किल होगा, चैलेंजेस हो और हेल्थ हजार्ड हो सकता है, लेकिन फिर भी आप देखा जाएगा तो बज एल्ड्रिन 90 इयर्स प्लस थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी उतने ही दिन थे, तो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हेल्दी भी है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस पे मायने रखते हैं जाने से पहले और आने के बाद भी उनका रिहैबिलिटेशन इतना मजबूत होता है कि वो स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल। मिलिंद जी, एक सवाल मेरा आपसे, देखिए आप लोगों की वजह से और वैज्ञानिकों की वजह से कई सारी चीजें जो है वो मिथक रह गए, जैसे लोग कहते हैं चंदा मामा, चांद सी महबूबा हो गए, चांद को लेकर इतना खूबसूरत लाइनें कवियों ने लिखा है, राइटरों में लिखा है, लेकिन आप लोग जब वहां पर गए देखे कि कैसा उबड़ खाबड़ चांद है, शायद इस तरीके के चांद का तो कोई अपने कल्पना नहीं करेगा। आप लोगों की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया और विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। तो अंतरिक्ष की स्टडी अगर हम करें, अंतरिक्षों की स्टडी के लिए जो चीजें बनाई जाती है, क्या क्या विशेष चीजों को ध्यान रखा जाता है? जब एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है तब उनको किस तरीके की उनकी ट्रेनिंग होती है, आने के बाद भी ट्रेनिंग होती होगी कुछ दिन, क्योंकि अभी चलना, वॉक करना कुछ, अभी भारत की अगर बात करें तो सबसे पहले राकेश शर्मा गए और मून पर गए, फिर अंतरिक्ष कई यात्री रहे, नील आर्मस्ट्रांग का, जैसा कि अभी केसन जी ने कहा कि सबसे पहले यात्री वही रहे हैं। तो अंतरिक्ष चंदा मामा को, अब मामा तक तो आप लोगों ने छोड़ा नहीं है, फिर भी हम लोग कहते हैं, बचपन से कहते आए तो वो जबान पे है। बताइए अंतरिक्ष के विषय में और कुछ खास जानकारी दीजिए। जी देखिए, एक तो अभी हम एक चीज का बात करेंगे, जो अभी हम बात करते हैं लिखते कैसे होंगे, वो जो पेन की बात कर रहे थे, तो हाँ। उनके लिए एक स्पेशल पेन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस पेन। वो प्रेशराइज्ड पेन होता है, हाँ। और वो 34 डिग्री -34 डिग्री सेल्सियस से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक चल सकता है। और ये पहला पेन बना था, एक रिसर्चर थे सी पॉल, 1965 में वो पेन पहला बार बनाया गया था, जिसको स्पेस पेन का नाम दिया गया था। वो स्पेशली एस्ट्रोनॉट्स के लिए होता था ताकि वो स्पेस पे लिख सके, क्योंकि वहां लिखना भी एक चैलेंज हो जाता है नॉर्मल पेन से। अच्छा, जो इनकी फिजिकल फिटनेस की अगर बात करें तो स्पेस मिशंस पे जाने से पहले एक बहुत रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है एस्ट्रोनॉट्स को। उनकी फिटनेस, उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि उनको जो मसल डेवलपमेंट है, जो स्ट्रेंथनिंग है मसल की, वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे सुनीता विलियम्स और बच पलमोर में आप सुन रहे होंगे हर तरफ से कि ये कह रहे हैं कि मसल वीकनेस आ गई है, एट्रोफी हो गई है और बोन डेंसिटी लॉस हो रहा है।
सो कुछ तो ये भी कहते हैं कि जो स्पेस में इतना कोई फंस जाता है तो उसकी हाइट भी थोड़ी कम हो जाती है। सो ऐसे ऐसे तरह तरह के स्पेकुलेशंस आते हैं, बातें आती हैं। तो इसके लिए एक विगरस ट्रेनिंग, बहुत विगरस ट्रेनिंग दी जाती है। और दूसरा क्यों ट्रेन किया जाता है मेंटली, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से अलग होता है। मतलब अभी हम लोग वो एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैं जो सहयोगी है मैम बता रही थी कि वो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है माइक्रोग्रेविटी क्या होती है। तो वो जो एक एक कंप्लीटली नया डिमेंशन, एक नया ऑरा होता है ना एक ह्यूमन लाइफ का, वो एक्सपीरियंस करना, उसमें अडाप्ट करना सबकी बस की बात नहीं होती है। ठीक है, मतलब ठीक है। जी एक बात, ठीक है सूर्य प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए आप ओजोन से संबंधित कुछ बात बता रहे थे और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर साइंस के स्टूडेंट तो बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। देखिए जब हम अंतरिक्ष में रहते हैं, क्या वहां भी ओजोन होता है कि या पृथ्वी से जब हम निकल गए तो ओजोन वहां होता नहीं? उसके विषय में थोड़ा, अंतरिक्ष के विषय में बताइए, फिर वहां क्या होता है, कैसा, क्या विज्ञान हमारा क्या कहता है? हाँ, हमारी जो ओजोन लेयर है, हाँ, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। यूं समझिए कि धरती से 70 किलोमीटर ऊंचे होती हाँ, है। अब जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गए तो वो 400 किलोमीटर ऊंचा है। हाँ, तो वहां पे ओजोन लेयर का नामो निशान नहीं है। हम्म, वहां पर अगर सनलाइट आएगी तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ओजोन लेयर वहां फिल्टर नहीं कर सकेगी। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो एस्ट्रोनॉट के नॉट के शरीर को डायरेक्ट हिट करेंगी और जो स्किन कैंसर है 100% हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो ओजोन लेयर उनको फिल्टर करती है, उसकी वजह से धरती पे जो 800 करोड़ आदमी रहते हैं वो स्किन कैंसर से बचे रहते हैं। क्योंकि ओजोन लेयर जो है फिल्टर का काम करती है। जी जी, और ओजोन लेयर जो है 100 किलोमीटर के ऊपर खत्म हो चुकी होती है। 400 किलोमीटर पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां ओजोन लेयर का नामो निशान नहीं है। और दूसरी बात मैंने बताया, आयोनोस्फीयर से धरती की तरफ 24 घंटे फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट गिरता है, यानी कि हल्की हल्की बिजली गिरती है। उसकी वजह से हम धरती वासियों की चेतना, जिसको कहते हैं इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जी जी, हमारा जो होश है, ये फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ धरती वासियों को अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आयोनोस्फीयर से फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं अच्छा, एक गिरता। एक बात सूर्य प्रकाश जी, एक सवाल मेरा है, ये मैं भी समझना चाहता हूं। जो यान अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, स्थापित हो जाता है, और वो क्या पृथ्वी का वो अंतरिक्ष में से गोल गोल घूमता ही रहता है, या वो कैसे स्टैब्लिश्ड होता है, कैसे उस वहां से वो निकलते हैं, कैसे रिसर्च किया जाता है, ये जानने की इच्छा है, इसको बताइए कैसे, क्योंकि वहां पर तो ग्रेविटेशन फोर्स होता नहीं, गुरुत्वाकर्षण होता नहीं, सब कुछ तैरते रहते हैं, यान कैसे वहां पर रुका रहता है? हाँ सुनिए, हाँ, आपको पता है, आपने सुना होगा कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। वहां पर जो स्पेस स्टेशन है वो बहुत हाई स्पीड पे उसको 24 घंटे मोशन में रहना पड़ता है, ताकि mv²/r यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उस स्पेस स्टेशन को बाहर की तरफ धकेलती है। जी और जी, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नीचे की तरफ, तो दोनों चीजें वहां कैंसिल हो जाती हैं। हाँ। ये अगर वो यान मान लो वहां पे चलना बंद कर दे, मूव करना बंद कर दे, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो सर इमीडिएटली वो सर कोलैप्स सर एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा, मैं ये समझना चाहता हूं सूर्य प्रकाश जी, क्या वही फोर्स की आप बात कर रहे हैं जैसे पृथ्वी पर मौत के कुआं में लोग बाइकर्स घुमाते रहते हैं और वो स्टैब्लिश्ड रहता है, वॉल पर चलता है? ये वही है। वो जो आपने देखा होगा हाँ, कि वो गोल गोल जो ये क्या उनको कहते हैं, वो बच्चे बैठते हैं मौत का उसमें कुआं, वो जीरो ग्रेविटी बनाते हैं। हाँ, वो जो झूले होते हैं, झूले, हाँ, हाँ, झूले के mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। हाँ, तो झूले के अंदर वो 0 हो जाता है। ठीक इसी तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ा झूला है। वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आप देखते हैं, आप एक बस में बैठे, गोल चक्कर पे चक्कर लगता है तो आप अपनी सीट पे बैठे हुए बाहर को धक्का लगता है, हाँ, वो जो हाँ, बाहर लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी को हाँ। कैंसिल करती है, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्टेबल रहता है। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वेलोसिटी 0 कर दूं तो 1 मिनट में धरती की तरफ आके कोलैप्स कर जाएगा। तो उसको जी जी 24 जी, घंटे मोशन में रहना मतलब जरूरी है। बिल्कुल, ये जो 12th के हमारे स्टूडेंट होंगे फिजिक्स में, 12th में ये काफी चैप्टर्स हैं, सूर्य प्रकाश सर जो बता रहे हैं, चैप्टर में ये सब बातें लिखी हुई हैं और हमने भी पढ़ा है।
श्रीमती केसन जी, और जैसा कि आपने अनुभव किया है, अब आपने फ्लोटिंग वाटर देखा है, हवा में तैरते हुए वाटर देखा है। मैम, आपने तो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम संस्कृत में कहा है, जिसने प्रत्यक्ष में देखा है उसको क्या प्रमाण की जरूरत है। तो और अनुभव को आप साझा करिए हमारे साथ, क्योंकि आपने सब कुछ महसूस किया है, फील किया है, जीरो ग्रेविटी में आप गई हैं। ये बहुत खूबी की बात है कि हमें अनुभव जीरो ग्रेविटी ही नहीं, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर नासा और गगनयान कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर रशिया में भी हम जा चुके हैं और ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो वहाँ के एक खासियत हम बताना चाहते हैं। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस तो हमने बता ही दिया कि ये बहुत ही अच्छा रहा, और फ्लोट करते करते हमने हमारे देश के झंडा वहां पे पकड़ के हमने भरतनाट्यम किया था। तो बहुत अच्छा लगा वहां पे। ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स है नासा के ह्यूस्टन में, और ये जो गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है रशिया में, वहां पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा पूल होगा, स्विमिंग पूल होगा, तकरीबन 200 फीट डेप्थ का होगा, और एक सेंट्रीफ्यूग होगा। सेंट्रीफ्यूज जो होता है वो एक हॉलो सा, क्या बोलते हैं, हॉलो सा चीज है जहां पर एक चेयर फिक्स हो जाता है, और उस चेयर में एस्ट्रोनॉट को बिठाया जाता है। लंबा सा एक्सिस होगा और उसको चलाया जाता है घूम घूम के। वो घूम के चलेगा, इतने स्पीड में चलेगा कि वो अंदर बैठे सॉरी एस्ट्रोनॉट को 6G to 10G तक वो फेस कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं वो प्रेशर को, और चेहरा एकदम ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है। कैमरास लगा के वो देखे हैं, और बाहर आते ही वो लोग वॉमिट करना शुरू कर देते हैं। वो जी फोर्स वो सह नहीं पाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब स्पेस ट्रैवल होगा, धरती से जब ये रॉकेट में जाएंगे, जाते वक्त उनको 3 to 4G होगा, एक्सक्यूज मी, आते वक्त भी वो प्रेशर फील करते हैं। तो इसके लिए वो ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये जो पानी के जो स्विमिंग पूल है, वहां पे ये 200 वजन के अपने एस्ट्रोनॉट सूट पहन के वो उसमें फ्लोट करते रहते हैं। तो फिजिक्स ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब हमने देखा है। तो मतलब इतने चैलेंजेस बहुत है। ठीक है, आपकी बात से मेरे मन में भी एक सवाल निकल आया है, और ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब हम झूला झूलते हैं जो गोल गोल बहुत तेजी से आता है, तो पेट में ऐसा लगता है कि एक आपने झूला है तो तब मैं पूछूंगा सवाल, क्योंकि ऐसा लगे पेट में ऐसे लगे गुदगुदी हो रही है, या फ्लाइट से जब हम फ्लाइट लैंडिंग करने वाला रहेगा तब हल्का हल्का से लगता है कि हाँ गुदगुदी सी महसूस होने। लेकिन जब आप सोचिए 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम गिर रहे हैं, हम आ रहे हैं, और फिर उस समय क्या महसूस होगा, बॉडी में किस तरीके के चेंजेस होते होंगे। बहुत, वही मैं कह रही थी, वो वाटर जो बॉडी में है उसका शिफ्ट हो जाएगा, और फेशियल मसल्स जो है पूरा इधर उधर ऐसा चला जाता है, और मेंटली बहुत इम्पैक्ट होता है। वो प्रेशर जो जी फोर्स लेते हैं ना, मेंटली भी बहुत प्रेशर हो जाते हैं, और बाहर आते ही ना वॉमिट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा कोई लोग अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। बिल्कुल, यानी छोटी छोटी हमारी जो बातें हैं उसी से विज्ञान ने उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है, और ये चीज प्रैक्टिकल में भी लोग देखते हैं। मैं चाहूंगा छोटा छोटा कमेंट आप लोगों से फाइनल ले लूं। मिलिंद जी, फाइनल कमेंट दीजिए। जी, इस पूरे मिशन में मेरा फाइनल कमेंट ये है कि ये न केवल सुनीता विलियम और बश मनमोहन का रेस्क्यू है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे भारत देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी, कि हम लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे अभी काफी ज्यादा काम करना है जी। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं कि वो इस चीज से सीखें और क्या क्या चीजों को आगे एडवांसमेंट करना है स्पेस टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, सूर्य प्रकाश सर, फाइनल कमेंट प्लीज। चांद की चांदनी के बिना जो फल और सब्जियां उगती हैं उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं आती, उनके अंदर टेस्ट नहीं आता। जो स्पेस के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उगाए जाएंगे उनके अंदर ना तो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी, ना उनके अंदर डिलीशियस टेस्ट होगा। उनको खाने के बाद, जो स्पेस के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उगाए जाएंगे उनको खाने के बाद जो आने वाली जनरेशन है वो स्पास्टिक जनरेशन पैदा होगी, वो मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं होगी। इसलिए स्पेस एग्रीकल्चर
और ये जो आप देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ये सब जो है हेल्थ हैजर्ड है। ये आने वाले टाइम में फ्लॉप हो जाएंगे, इनके ऊपर बैन लग जाएगा। जो लोग आज हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, स्पेस एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ये हाँ। कल को आंसर आएंगे, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी के बिना धरती के ऊपर कोई भी फल और सब्जी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू और डिलीशियस टेस्ट नहीं आता। उसको इसके बिना दूसरा जो प्रोडक्ट खाया जाएगा वो बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है। ये जल्दबाजी कर रहे हैं, स्पेस में एग्रीकल्चर बिल्कुल फ्लॉप होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।